नमस्कार दोस्तों, मैं रवि श्रीवास्तव स्वागत करता हूं फिर से आपका आपके अपने चैनल फैक्ट नॉलेज में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि फैक्ट नॉलेज चैनल के माध्यम से आपको सभी प्रकार की अपडेट मिलती है। खास करके अभी जो सीटेट की जो है प्रतियोगी परीक्षाएं होने वाली हैं, उसमें आपको जो है पास कराने की गारंटी जो है ली गई है। इस कारण से ये जो है क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं लगातार। तो दोस्तों, देर न करते हुए आइए वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं सीधे जो है क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, व्यवहार का करना पक्ष डैश में आता है। यहाँ ऑप्शन देखेंगे हम। ऑप्शन है पहला सीखने के गति काइनेटिक क्षेत्र, दूसरा है सीखने के भावनात्मक क्षेत्र, तीसरा है सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र और चौथा है सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र। अब आपको यहाँ पे एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो यहाँ आप थोड़ा सा, ये क्वेश्चन हालांकि आसान है, आप देखेंगे करना, यहाँ आप जो करने पे फोकस किया गया है ये करना। आप जानते हैं कि कोई भी चीज़ आप करके सीखेंगे तो गति तो होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन एकदम आसान है, सीखने की गति काइनेटिक क्षेत्र जो है, इससे ये हमारा आंसर हो जाएगा। हालांकि ये कंफ्यूजिंग हो सकता है कि मनोवैज्ञानिक क्षेत्र, ये भी हो सकता है कंफ्यूजिंग, ये कंफ्यूज करने के लिए। लेकिन जब अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप करना जहाँ देखेंगे कि गति कोई करके सीखते हैं, गति करके सीखेंगे। मान लीजिए कि आपको कोई प्रोजेक्ट या कुछ आपको मान लीजिए कोई नाटक वगैरह के माध्यम से सिखाया जाता है, तो ये करके सीखेंगे, किस में आएगा? ये गति काइनेटिक क्षेत्र में आएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? तो इसका ऑप्शन है हमारा शारीरिक सीमा, विद्यालय का सहयोग, सी है प्रेरणा की सीमा और चौथा है ज्ञान की सीमा। यहाँ हम देख लेंगे आंसर विद्यालय का सहयोग। क्यों विद्यालय का सहयोग होगा, इस पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अधिगम का जो पीक है, ठीक है, अब इसमें हम विद्यालय का सहयोग, देखिए शारीरिक सीमा ये रुकावट नहीं बनेगा। असल में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या है जो विद्यालय अधिगम में रुकावट पैदा कर सकता है, ठीक है। तो शारीरिक सीमा कभी भी कोई सीखने के लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बलशाली हो गए तब, या दारा सिंह हैं तभी सीखेंगे, नहीं तो कमज़ोर बच्चा नहीं सीख सकता, ऐसा कोई नहीं है। प्रेरणा की सीमा ऐसा थोड़ा ना कि मोटिवेशन आपके अंदर डालते जाओ तो हाँ, मोटिवेशन ज़रूरी है, पर एकदम मोटिवेशन ही रहे तभी आप सीखोगे, ऐसा भी नहीं है। और ज्ञान की सीमा, ये अधिगम का ज्ञान से कोई लेना देना नहीं। अगर आप कहा भी जाता है कि खाली कटोरे को ही भरने का काम अधिगम है, ठीक है। तो ज्ञान की सीमा से अधिगम का कोई लेना देना नहीं, इसलिए विद्यालय का सहयोग, विद्यालय का अगर सहयोग मिलेगा, ठीक है, तो अगर विद्यालय का सहयोग मिलेगा तो अधिगम अच्छे से होगा। विद्यालय का सहयोग मान लीजिए अगर विद्यालय उदासीन है तो नहीं, अधिगम होना मुश्किल है। वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम कौन सा है? ऑप्शन हैं यहाँ, ए संरचनात्मक उपागम, ऑप्शन बी है सृजनवादी उपागम, ऑप्शन सी है मानवतावादी उपागम, ऑप्शन डी है व्यवहारवादी उपागम। अब यहाँ हम देखेंगे कि हम लोग यहाँ आंसर हो जाएगा सृजनवादी उपागम। क्यों होगा सृजनवादी उपागम? क्योंकि हम लोग अधिगम यानी ज्ञान का हम लोग सृजन करते हैं। बच्चे जो है, कहा भी जाता है कि बच्चे जो है ज्ञान का जो है क्रिएटर उनको माना गया है, वो करके सीखते हैं, ना कि उनमें ट्रांसफ़र किया जाता है। डेटा ट्रांसफ़र की तरह उनको ज्ञान का ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है, वो करके सीखते हैं। आजकल के शिक्षा व्यवस्था भी ऐसा है कि बच्चों को करके सिखाने पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो सबसे उपयुक्त शिक्षा का तरीका कौन सा हुआ? तो सृजनवादी, क्योंकि वो करके सीखेंगे तो उनमें वो चीज़ कॉन्सेप्ट क्रिएट होता है, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजेश बीमारी के कारण 1 महीने तक विद्यालय नहीं गया। जब विद्यालय गया तो उसे भाग लंबे सवालों को करना नहीं आया। कई बार के निराशाजनक अनुभवों में असफलता हाथ लगी। लंबे भाग के सवालों को देखते ही चिंतित हो जाता है। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के मुताबिक संवेगात्मक स्वाभाविक उत्तेजक है। ऑप्शन है लंबे भाग के सवालों को लेकर चिंता, ऑप्शन बी है असफलता भग्नाश, ऑप्शन सी है लंबे भाग के सवाल और ऑप्शन डी है असफलता को लेकर चिंता। यहाँ आप उत्तर देख पा रहे होंगे, यहाँ आंसर है असफलता या भग्नाश। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार का अधिगम अधिक प्रभावित करता है? ऑप्शन है प्रयत्न एवं त्रुटि अधिगम, ऑप्शन बी है अनुकरण अधिगम, ऑप्शन सी है अनुदेशात्मक अधिगम, ऑप्शन डी है अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम।
यहाँ हम लोग इस क्वेश्चन को भी आप अगर आपने पढ़ा है तो आप अच्छे से जानते हैं, अपने अपने क्लासेज में भी देखा होगा, डीएलएड में या इसके पहले के वीडियोज़ में आपने देखा होगा कि बच्चों को जो भी आप बच्चे छोटे बच्चे होते हैं वो देख के सीखते हैं, ठीक है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा अनुकरण अधिगम। क्यों अनुकरण अधिगम होगा? क्योंकि बच्चे, आप छोटे बच्चे को देखते हैं कि कोई भी चीज़ आपको उनको बताना नहीं पता, वो आपको देखते देखते सीख जाते हैं। क्या आपने उनको बोलना सिखाया है क्या? नहीं, वो आपको बोलते बोलते वो फराटेदार सीख लेते हैं, उनको व्याकरण सीखने की जरूरत नहीं होती और बिल्कुल सही बोलते हैं और सही सीखते हैं। इस तरह से आप कोई चीज़ कर रहे हैं तो उनको देख के आपकी नकल करेंगे, तो नकल करके यानी अनुकरण करके वो अधिगम करते हैं। इसलिए बालक के व्यक्तित्व को सबसे ज़्यादा अनुकरण अधिगम ही प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के डैश सिद्धांत से संबंध है। आंसर है व्यवहारवादी। यहाँ आप देखेंगे आंसर, ऑप्शन हमारे देख लेंगे। ऑप्शन ए है व्यवहारवादी, ऑप्शन बी है विकासवादी, ऑप्शन सी है रचनावादी और ऑप्शन डी है संज्ञानवादी। यहाँ आंसर हो जाएगा व्यवहारवादी। अब इसको डिस्कस कर लेते हैं। सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, तो जो हम लोग अवलोकन करके बच्चे सीखते हैं या हम लोग सीखते हैं वो कौन सा? आप किसी का व्यवहार को देख कर सीखते हैं, उनके आप भाव या फिर उन कैसा कर रहा है वो देख करके सीखते हैं। अवलोकन करते हैं, वो उसका व्यवहार को अवलोकन करते हैं, देखते हैं, तब आप सीखते हैं। तो जो अवलोकन करके सीखने का व्यवहार है वो व्यवहारवादी सिद्धांत है और यही आजकल जो है यूज किया जाता है। व्यवहारवादी यूज किया जाता है, आजकल सृजनवादी यूज किया जाता है, लेकिन व्यवहारवादी भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हमारा बालकों में अधिगम डैश देकर ऑप्शन है। ऑप्शन ए शिक्षक द्वारा ज्ञान के स्थानांतरण द्वारा होता है, ऑप्शन बी है ज्ञान को रटने से होता है, ऑप्शन सी है पाठ्य पुस्तक को पढ़ने से होता है और ऑप्शन डी है क्रिया करके होता है। अगर आपने एनसीएफ पढ़ा है या एनसीएफ के बारे में अगर आपने देखा होगा तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। जो सीटेट में एनसीएफ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एनसीएफ को अच्छे से अगर आप समझ गए तो डायरेक्ट क्वेश्चन तो लगभग 4-5 आते ही हैं, उसके अलावा आप इनडायरेक्ट क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चन आप एनसीएफ से है कि बालकों में अधिगम कैसे होता है, तो शिक्षक द्वारा ज्ञान का स्थानांतरण, ये तो बिल्कुल गलत है। शिक्षक कभी भी ज्ञान का स्थानांतरण नहीं करता। शिक्षक एक फैसिलिटेटर का काम करता है, वो एक सुविधा दाता का में काम करता है, वो सुविधा देता है। बच्चे खुद से सीखते हैं, ठीक है। तो क्रिया करके, यहाँ आंसर हो जाएगा क्रिया करके होता है, क्योंकि बच्चे खुद करके सीखते हैं, उनमें सृजन करने की क्षमता होती है ज्ञान की। ऐसा माना जाता है कि बच्चे सृजन करते हैं ज्ञान के, वो खुद सीखते हैं। शिक्षक का काम सिर्फ सुविधा प्रदान करना है ताकि वो सीख सकें, उनको सुविधा हो सीखने में। इसलिए यह सारे ऑप्शन नहीं होंगे, यहाँ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्रिया करके होता है। बोलते हैं संकेत अधिगम के अंतर्गत निम्नलिखित सीखा जाता है। ऑप्शन ए है हमारा वातावरण, ऑप्शन ए है वातावरण, ऑप्शन बी है पारंपरिक अनुकूलन, ऑप्शन सी है मनोविज्ञान और ऑप्शन डी है मनोदैहिक। यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा पारंपरिक अनुकूलन। अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम एक प्रविधि है डैश देके अगला ऑप्शन पाठ्य पुस्तक में दिए गए विषय को याद करने की, ऑप्शन बी है तथ्य को याद करने की, ऑप्शन सी है अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण करने की और ऑप्शन डी है परीक्षा की तैयारी करने की। अब ये क्वेश्चन भी एनसीएफ से आता है। कैसे? जैसे कि मैंने पहले बताया है कि एनसीएफ का पूरा आप एनसीएफ आप पढ़ोगे, उसमें निचोड़ उसका यही है कि एनसीएफ बच्चों को करके ज्ञान निर्माण करने के पे बल देता है। वो ये कहता है कि टीचर्स को कभी भी ये नहीं करना कि मैं ही सब कुछ, नहीं, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पे वो फोकस करता है। वो चाहता है कि बच्चों को करके सीखने में वो ज्ञान का निर्माण करें। अब यहाँ पे ऑप्शन आप पढ़ेंगे तो सीधे आप एलिमिनेट कर पाओगे कि पाठ्य पुस्तक में दिए गए विषय को याद करने की। एनसीएफ कभी भी रटने या याद करने पे फोकस नहीं करता है। अगला तथ्य को याद करने की। हाँ, तथ्य एक याद करना एक इम्पॉर्टेंट है, लेकिन तथ्य तो वैसे भी याद रहेंगे अगर आप कॉन्सेप्ट बना लिए हो तो। बच्चे अगर कॉन्सेप्ट बना लेंगे, वो करके सीखेंगे तो वो अस्थायी रहेगा। ऑप्शन सी है अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण करने की और ऑप्शन डी है परीक्षा की तैयारी करने की। परीक्षा के लिए कोई भी पढ़ाई नहीं होता, ये हमारा सिस्टम है, लेकिन ऐसा कोई एनसीएफ कभी भी इस पर जोर नहीं देता कि आपको परीक्षा की तैयारी करनी है या बच्चों को कोई टॉप कराना है, बच्चों को मार्क्स क्लियर करना है, ऐसा कहीं नहीं। बच्चों को उनके जीवन में कुछ करें, इसके लिए वो अनुभव अधिगम कराया जाता है उनको, ठीक है। तो अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण करने की, यानी कि वो
कोई चीज़ करेंगे या फिर देखेंगे, उसको अनुभव करेंगे और तब उसका अर्थ निर्माण करेंगे, खुद से अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बनाएंगे उस चीज़ का। तो अधिगम की एक प्रविधि ये है कि अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण किया जाता है। बच्चों को सुविधा दिया जाता है और बच्चे वो चीज़ करते हैं, सीखते हैं और उसका एक कॉन्सेप्ट बनते हैं, स्कीमा बनाते हैं अपने दिमाग में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान है। ऑप्शन है हमारे अनुभव, ऑप्शन बी है रुचि, ऑप्शन सी है पाठ्य पुस्तक पठन, और ऑप्शन डी है जिज्ञासा। आप ये क्वेश्चन भी अगर एनसीएफ को आपने अच्छे से समझाया तो ये भी कर सकते हैं। और मैं बार बार आपको एनसीएफ पे क्यों जोर दे रहा हूँ कि एनसीएफ आपका सीटेट की मतलब एक बेस तैयार करता है आपको। वो आपको कम से कम ये कर देता है कि क्या आपको नहीं करना, कौन से ऑप्शन आपको नहीं पिक करने हैं। अब यहाँ आपको अनुभव सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान है, तो अनुभव ज़रूरी है, लेकिन अनुभव कब होगा? अनुभव डायरेक्ट आप अनुभव नहीं लोगे ना, पहले करोगे तब। रुचि, बिल्कुल रुचि ज़रूरी है। अगर आप करते हो उसमें रुचि नहीं आएगा तो आप उसमें अधिगम होगा ही नहीं। ऑप्शन थी पाठ्य पुस्तक पठन, पहले आप पढ़ना शुरू कर देते हो क्या? पहले तो पढ़ना शुरू नहीं करते हो, ये तो सीधे ऑप्शन गलत हो जाएगा। और ऑप्शन डी है जिज्ञासा। पहले आप सीखने के लिए, अधिगम करने के लिए आप क्या करोगे? पहले जिज्ञासा, किसी में जिज्ञासा होनी चाहिए कि हाँ मुझे ये चीज़ सीखना है, तब वो चीज़ करोगे, उसमें रुचि होगा, तब उस चीज़ का अनुभव करोगे और तब आप उस चीज़ को अस्थायी रूप से सीख पाओगे, अधिगम कर पाओगे। तो इसका अधिगम सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान यहाँ आंसर हो जाएगा जिज्ञासा। तो इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। क्वेश्चन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और हाँ, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो शेयर करने से दूसरों को भी आपके तैयारी का लाभ मिलेगा। अगर आप तैयारी करो दूसरे के साथ अगर अच्छा करोगे तो आप निश्चित ही पास करोगे एग्ज़ाम में। और हाँ, आपने देखा होगा कि क्वेश्चन एकदम यूँ चुटकी बजाते ही सॉल्व हो जाते हैं। क्वेश्चन टफ नहीं होते, ऑप्शंस कंफ्यूज करने वाले होते हैं, इसलिए ऑप्शन को समझना जरूरी है। अगर आप क्वेश्चन को अगर आप समझ में नहीं पा रहे हो तो कम से कम 2 या 3 बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, दिमाग एकदम जल्द। पेडागोजी के क्वेश्चन में यही होता है, चाइल्ड पेडागोजी एक पेशेंस का सब्जेक्ट है, इसलिए इसको अच्छे से क्वेश्चन पढ़िए। 2-3 बार पढ़ने पे आपको ऑप्शन समझ में आने शुरू हो जाएंगे, इसलिए आराम से पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।